तो ये है, इसके पहले हम सीरीज़ कर रहे हैं इकोलॉजी 300+ MCQs, जो कि सब के सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, PYQs हैं, जिसमें से हमने सीरीज़ में 3 पार्ट कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा 4th पार्ट है। 91 क्वेश्चन से लेके 120 तक। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, ग्रीन प्लांट्स फॉर्म फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकेंड, थर्ड या फिर कंप्लीट फूड चेन, क्या सही होगा? तो वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। सबको पता है कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल जो होते हैं ये हैं PP, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, जिसमें आता है ग्रीन प्लांट्स, ग्रासेस। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में क्या है? इसमें है जैसे हर्बियोर्स, गोट, डियर। थर्ड है कि टर्शियरी, जैसे कि कार्नियोर्स एट्सेट्रा। क्वाटरनरी भी होता है जिसमें कार्नियोर्स आते हैं। फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल इंक्लूड करते हैं जैसे कि हायर प्रेडेटर्स, कार्नियोर्स, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रॉफिक लेवल्स आर फॉर्म्ड बाय ओनली प्लांट्स, ओनली एनिमल्स, ओनली कार्नियोर्स, ऑर्गेनिजम्स लिंक्ड इन फूड चेन, क्या सही होगा? तो सही है कि ऑर्गेनिज्म लिंक्ड इन फूड चेन। नेक्स्ट, करेक्ट सीक्वेंस बताना है। डिकम्पोजर्स, कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स, ये सेकेंड वाला करेक्ट है। तो जैसे कि जो प्रोड्यूसर है वो एक लिविंग थिंग है दैट मेक्स इट्स ओन फूड फ्रॉम सनलाइट, एयर, सॉइल, ये सब चीज़ों से। कंज्यूमर क्या है? ये एनर्जी लेते हैं बाय ईटिंग फूड। डिकम्पोजर्स क्या हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिकम्पोज या डिकन्वर्ट करते हैं डेड रिमेन्स ऑफ द प्लांट और एनिमल्स को ह्यूमस में, वो होते हैं डिकम्पोजर्स। नेक्स्ट देखते हैं, लिथोस्फीयर इंक्लूड्स द सॉलिड अर्थ क्रस्ट, सोलर एनर्जी, केव एनिमल्स, वाटर बॉडी, क्या सही होगा? इसमें से सॉलिड अर्थ क्रस्ट, ये सही होगा। तो लिथोस्फीयर जो है वो आउटर सॉलिड शेल ऑफ द अर्थ है, इंक्लूड करता है सॉलिड अर्थ क्रस्ट और माउंटेनियस सब्सटेंस। जैसे कि अगर आपने देखा होगा तो ये है इनर कोर, ये है आउटर कोर, ये है मेंटल, ये है क्रस्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर फॉर द एल्गीज ग्रोथ ऑन सर्फेस ऑफ वाटर इन फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, क्या होगा? CO2 है, H2O है, नाइट्रोजन है, सनलाइट है। तो इसमें हो जाता है नाइट्रोजन। मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर पूछा है, तो मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर जो है जो एल्गी की ग्रोथ के लिए ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर इन फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, नाइट्रोजन है। एक्वाटिक इकोसिस्टम में सनलाइट जो है वो सरफेस पे नहीं पहुंच पाता है, ड्यू टू विच एल्गी जो है वो अपना फूड नहीं बना पाते हैं। जनरली होता क्या है कि जो फॉस्फोरस है वो एक लिमिटिंग न्यूट्रिएंट है इन द फ्रेश वाटर सिस्टम, नाइट्रोजन जो है वो मरीन सिस्टम में। यहाँ पे पूछा था कि फ्रेश वाटर, इसलिए हम फ्रेश वाटर पूछा है तो इसलिए यहाँ पे नाइट्रोजन लगाना पड़ेगा। लेकिन आप जहाँ कहीं नोट कर रहे हो वहाँ पे लिख लेना, क्या लिखोगे कि फॉस्फोरस जो है वो लिमिटिंग न्यूट्रिएंट है फ्रेश वाटर में, फ्रेश में, और नाइट्रोजन मरीन में, नाइट्रोजन मरीन में। ऐसे स्पेसिफिक कभी पूछा नहीं है, पूछ सकते हैं। जब हम PYQ सॉल्व कर रहे हो तो मेक श्योर कि जो ऑप्शंस दिए रहते हैं उनको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि 25% क्वेश्चंस ऑप्शंस को ही घुमा के वापस क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ये लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का खेल है। टोटल एनर्जी फिक्स्ड बाय ग्रीन प्लांट ऑफ एन इकोसिस्टम ऑन द होल इज कॉल्ड, उसे क्या बोलेंगे? उसको कहा जाता है, टोटल पूछा है तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन, टोटल एनर्जी जब कहा जाएगा तो ये है। और NPP जैसे कि हमने पहले भी देखा था, तो NPP का मतलब होता है GPP माइनस R, GPP माइनस R, मतलब कि ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, उसमें आ जाएगा ग्रॉस, उसको हम रेस्पिरेशन से माइनस कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच वन ऑफ दीज एलिमेंट्स प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इनमें से कौन सा होगा? तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये है मॉलिब्डेनम। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ एनिमल इन रिलेशन टू इन्वायरमेंट क्या कहलाता है? वो होता है ऑटो इकोलॉजी। तो जो ऑट इकोलॉजी है वो स्टडी ऑफ इंटरैक्शंस है इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स का या फिर सिंगल स्पीशीज़ का लिविंग नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ इट्स इन्वायरमेंट।
एलोपैट्रिक स्पेसिएशन इज ड्यू टू, किस वजह से होता है? तो ये जोग्राफिकल की वजह से होता है। जोग्राफिकल एलोपैट्रिक स्पेसिएशन एक टाइप का स्पेसिएशन होता है जिसमें कि दो पॉपुलेशन है अगर, तो वहाँ पे सेम स्पीशीज़ के हैं लेकिन वो आइसोलेट हो जाते हैं। लेट्स से ये पॉपुलेशन ए है और पॉपुलेशन बी है, तो आइसोलेट हो मीन्स अलग अलग हो जाते हैं ड्यू टू जोग्राफिकल रीजंस और जोग्राफिकल चेंजेस। एबायोटिक कंपोनेंट इन एन इकोसिस्टम वो क्या है? वो वाटर है। एबायोटिक में जो इनऑर्गेनिक होता है वो जैसे कि वाटर है, सॉल्ट है और गैसेस हैं। ऑर्गेनिक में प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स है, यूरिया है, ह्यूमस है। और फिजिकल में लाइट, टेम्परेचर और विंड है। आगे देखें तो सिन इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ क्या है? तो कम्युनिटी इन रिलेशन टू इट्स इन्वायरमेंट। ये नेक्स्ट, द इम्पॉर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम इज इन द साइक्लिंग ऑफ सम एलिमेंट्स एंड गैसेस, फ्लो ऑफ एनर्जी, बोथ, नन। तो यहाँ पे दोनों है, दोनों है। हैबिटेट दैट इज इन परफेक्ट बैलेंस विद स्पीशीज ऑक्युपाइंग कॉल्ड, उन्हें क्या बोलेंगे? उन्हें बायोस्फीयर, बायोम, नीश या फिर जोन। तो उन्हें हम बोल सकते हैं कि वो नीश हैं। तो कोई भी हैबिटेट है उसे हम नीश जो होता है अकॉर्डिंग टू ओडम, नीश एक माइक्रो हैबिटेट है जिसमें कि एक स्पीशीज़ या सब स्पीशीज़ इनहेबिट करते हैं। माइक्रो हैबिटेट है। कभी ऐसे फैक्चुअल में पूछ ले माइक्रो, इसको लिख के अंडरलाइन कर लेना। नीश से रिलेटेड जहाँ कहीं कुछ मिलता है उसको लिख लिया करो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एन इकोलॉजिकल स्टडी अंडरटेकन इन रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, तो वो क्या होगा? क्या वो बायोलॉजिकल है, ऑट इकोलॉजी है, सिन इकोलॉजी है, स्टैटिस्टिकल है? वो है सिन इकोलॉजी। ट्रॉफिक लेवल्स इन फूड चेन्स आर फॉर्म्ड बाई, वो क्या होगा? क्या वो प्रोड्यूसर्स है, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स, ऑल ऑफ द अबव? इसमें हो जाता है ऑल ऑफ द अबव, सभी तो आएंगे ना। हु क्वाइंड द टर्म इकोसिस्टम, ये हम पहले भी कर चुके हैं लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। सर A.G. ट्रांसली इन 1935। फाइटो प्लैंक्टन इन पॉन्ड्स एक्ट्स एज, तो प्रोड्यूसर्स हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं या फिर डीकम्पोजर्स हैं। तो फाइटो प्लैंक्टन्स जैसे कि डाइएटम्स, ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, ये ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट होते हैं। सो ऑब्वियसली ये जो है एक्ट करते हैं प्रोड्यूसर्स। स्मॉल फिशेस जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। देखो PPPCSCTC, पहले भी बताया था, प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। प्राइमरी प्रोड्यूसर में आ जाता है हमारा फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन प्राइमरी कंज्यूमर में जैसे कि वो स्मॉल फिशेस और उसके बाद लार्ज फिशेस। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? वो हो जाता है प्रोड्यूसर्स। नेक्स्ट, विच इज़ करेक्ट सीक्वेंस, क्या होगा? तो क्या वो इंसेक्ट, फिश, ज़ूप्लैंक्टन या फिर फाइटोप्लैंक्टन, या फिर फाइटोप्लैंक्टन, ज़ूप्लैंक्टन, इंसेक्ट, फिश? तो फाइटो है। फिर देखो होता क्या है कि ये लेट से फाइटोप्लैंक्टन है तो ऐसे से है, उसके बाद ये ऐसे, तो ज़ूप्लैंक्टन जो रहते हैं वो इनको खाएंगे, ज़ूप्लैंक्टन इनको खाएंगे। और यहाँ पे स्मॉल फिशेस रहेंगे, स्मॉल फिशेस ये ज़ूप्लैंक्टन को खाएंगे और लार्ज फिशेस स्मॉल फिशेस को खाएंगे, जैसे कि शार्क वगैरह। ये पूरा एक चेन बनता है। यहाँ पे ये है, सेकंड वाला सही है। तो कॉपी में अगर कहीं लिख रहे हो तो इसको लिख लेना कि ये है फाइटो, फिर उसके बाद ज़ूप्लैंक्टन, ज़ूप्लैंक्टन से स्मॉल फिश, उसके बाद लार्ज फिश। तो ये इनको और ये इनको खाएंगे। नेक्स्ट, इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम रैबिट का काम क्या है? रैबिट कैसे एक्ट करता है? तो
क्या वो डिकम्पोज़र है, क्या वो प्राइमरी कंज्यूमर है, क्या सेकेंडरी कंज्यूमर है, या फिर प्रोड्यूसर है। तो वो हो जाता है प्राइमरी कंज्यूमर्स। पीपी में तो प्लांट्स आ जाएंगे ना, तो पीसी है प्राइमरी कंज्यूमर्स। विच ऑफ दिस इज सेडिमेंट्री टाइप, कौन सा होगा वो? क्या कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, या फिर फास्फोरस है? आंसर इज फास्फोरस। तो फास्फोरस साइकिल बायोजियोकेमिकल साइकिल है, एक सेडिमेंट्री टाइप का होता है। प्लांट्स जो है फास्फोरस लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑर्थोफॉस्फेट, और इसके बाद मिक्स हो जाता है सॉइल में बाय इरोजन या फिर वेदरिंग से। फिर सभी लिविंग बींग्स के डेथ के बाद उनकी जो बॉडी है वो डिकम्पोज्ड हो जाती है बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसमें कि साइक्लिंग कंटिन्यूसली चलते रहता है। नेक्स्ट, वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फूड चेन, क्या सही होगा? तो इसमें से क्या सही होगा? ग्रास हॉपर, ग्रास, स्नेक, फ्रॉग, ईगल, ग्रास, ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक, ईगल। तो ग्रास, ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक, ईगल, क्योंकि ये तो बहुत फनी हो जाएगा कि घास ने ग्रास हॉपर को खा लिया, असंभव है। तो ईगल ने स्नेक को खाया, स्नेक ने फ्रॉग को, फ्रॉग ने ग्रास हॉपर को, और उसने ग्रास को। रिलेशनशिप बिटवीन शार्क एंड पायलट फिश नाउक्रेट्स, क्या होगा? तो ये होगा कमेंसलिज्म। पहले भी याद होगा, इसको हम +0 करके याद करते हैं। पैरासिटिज्म +- है, तो जैसे कि याद होगा, और म्यूचुअलिज्म है तो ++ है। रेडिएशन में भी +- है। अमेंसलिज्म में माइनस और 0 था, अमेंसलिज्म में -0 था, कंपटीशन में माइनस है, ऐसे ही है। ब्रांच ऑफ इकोलॉजी दैट डील्स विद बायोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट, क्या होगा? वो होगा ऑर्टिकोलॉजी, विच इज़ ट्रू फॉर एन इकोसिस्टम। बोथ फ्लो ऑफ एनर्जी एंड साइक्लिंग ऑफ मिनरल्स, ओनली फ्लो ऑफ एनर्जी, क्या सही है? बोथ सही है। नेक्स्ट, मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा होगा? तो क्या माउंटेन है, डेजर्ट है, फॉरेस्ट है, या ओशन है? पूछा है मोस्ट स्टेबल, तो ओशन जो है वो मोस्ट, और ये तो लगभग ज्योग्राफी में, एग्रीकल्चर में, और बॉटनी में, जूलॉजी में, इन सारे एग्ज़ाम्स में आप देखोगे ये मतलब पूरा सेम क्वेश्चन उठा के देते हैं। ये क्वेश्चन मैंने कम से कम 10 से 12 अलग अलग एग्जाम्स के पेपर में देखे होंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। इसको आप कहीं लिख के कॉपी में पक्का से अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि बहुत बार दिखा है। तो ओशन जो है मोस्ट स्टेबल है, इट ऑलवेज एग्जिस्ट्स। 2 टाइप्स के कंपोनेंट है एक इकोसिस्टम में, एबायोटिक, बायोटिक, ये हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, कुछ नया नहीं था। वन ऑफ द रीजन above Earth's surface in which living organisms are found in addition to air, water and soil, क्या होता है? क्या लिथोस्फीयर है, हाइड्रो है, बायो है, या एटमॉस्फेयर है? तो वो है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर एक्सटेंड होता है फ्रॉम द डीपेस्ट रूट सिस्टम ऑफ द ट्रीज से लेके टू द डार्क इन्वायरमेंट्स ऑफ द ओशन ट्रेंचेस, फिर वहाँ से जो लश रेन फॉरेस्ट है, वहाँ से फिर हाई माउंटेन्स है, ट्रांजिशन जोन्स हैं, जैसे कि वो सब बायोस्फीयर में ही आते हैं। नेक्स्ट, एनर्जी पिरामिड इन एन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, क्या है? एनर्जी की बात करते ही ढूंढ लिया करो कि कहाँ पे अपराइट है, बात खत्म। तो टोटल ड्राई वेट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पर यूनिट एरिया इन एन इकोसिस्टम बायोमास है। टेरेस्ट्रियल में बायोमास प्रोड्यूसर का ग्रेटर होता है दैन कंज्यूमर, और इसलिए टेरेस्ट्रियल में इकोसिस्टम अपराइट फॉर्म होता है। नेक्स्ट, ऑल एनर्जी ऑफ अर्थ इज प्रोवाइडेड बाय, तो सल्फर, बैक्टीरिया, सन, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, फोटोसिंथेसिस। बोला है ऑल एनर्जी ऑफ अर्थ, तो ये हो जाता है सन, ये तो सबको पता होगा। व्हाट इज़ कैरिंग कैपेसिटी, तो इनमें से क्या होगा? क्या मिनिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दैट कैन सस्टेन इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दैट कैन सस्टेन इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट? के से डिनोट करते हैं, वो पतंग वाला, काइट वाला के, और ये हो जाएगा
मैक्सिमम। तो कैरिंग कैपेसिटी जो है वो एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट कैन ओनली सपोर्ट एक मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज़। कोई भी इन्वायरमेंट आप देखोगे वहाँ पे सिर्फ एक पर्टिकुलर साइज़ को ही वो सपोर्ट कर सकते हैं। अगर हम नेचर को देखेंगे तो वहाँ पे ऐसा नहीं कि मतलब एंडलेस चीज़ें आप बढ़ाते जाओगे और नेचर सपोर्ट कर सकता है, नहीं कर सकते। तो इट इज़ द एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी या फिर पॉपुलेशन साइज़ एक स्पेशीज़ का, बिलो विच इनके जो नंबर्स है टेंड टू डिक्रीज बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, चाहे वो फूड है, शेल्टर है या फिर सोशल रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे एक फार्मूला बहुत आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा पहले कि dn/dt इक्वल्स rn, ब्रैकेट में रहेगा 1 - n/k। तो जो dn/dt है वो रेट ऑफ पॉपुलेशन चेंज है, जो r है वो मैक्सिमम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, जो n है वो पॉपुलेशन साइज़ है, k पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी है। तो एक बार इक्वेशन को देख लो कि dn/dt इक्वल्स rn 1 - n/k। ठीक, नेक्स्ट, when a population first increases slowly then rapidly and finally becomes constant, population growth curve कैसा होगा? तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोला हम वैसे ग्राफ बना के देखते हैं। कहा है कि पॉपुलेशन फर्स्ट इंक्रीजेस स्लोली, तो ये ऐसे आएगा, राइट? ये मान लेते हैं n है पॉपुलेशन साइज, और ये लॉजिस्टिक ग्रोथ, ये टाइम मान लेते हैं, ये n है, तो ये n है, ये टाइम है। अब देखो बोला है कि व्हेन पॉपुलेशन फर्स्ट इंक्रीजेस स्लोली देन रैपिडली एंड फाइनली बिकम्स कांस्टेंट, यहाँ पे आके कांस्टेंट हो जाता है। ये जो आप बीच में ऐसे देख रहे हो डैश लगा के देख सकते हैं, ये है कैरिंग कैपेसिटी इसका। तो एक पॉपुलेशन पहले इंक्रीज किया स्लोली, फिर रैपिडली फाइनली बिकम्स कांस्टेंट। तो ये ध्यान से देखोगे तो ये एस शेप का कर्व बना है, देखो ऐसे है, ऐसे है, ऐसे हम कर सकते हैं। ये n है पॉपुलेशन साइज, ये t है टाइम, तो ये कुछ एस तरीके से लग रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो बोथ कैसे होगा? बोथ नहीं होगा, सिर्फ s। ये तो हमारा ये 120 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, मेंस की पार्ट 4 कंप्लीट हो गया है। आगे 300 तक हमको जाना है, तो हमें इतने ही क्वेश्चन लगाने हैं पर डे, ताकि हमें थकान ना हो और हमारा डेली जो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है वो भी चलता रहे। सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल तो प्लेलिस्ट जो है इकोलॉजी MCQ PYQ का पूरा डिस्क्रिप्शन में है लिंक, उसको आप पूरा स्टार्ट से लास्ट तक रेफ़र कर सकते हो अपनी हेल्प के लिए। और उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने हाईलाइट किए हैं उनको पक्का अपने कॉपी में नोट कर लेना। लास्ट मिनट अगर एक बार रिवाइज़ कर लोगे तो अक्सर होता है कि 55% प्लस क्वेश्चंस जो है PYQ से घुमा फिरा के क्वेश्चंस आते हैं। बाकी क्वेश्चंस हमें कॉन्सेप्ट्स, थियोरी और उसके अलग अलग एरिया से मॉक टेस्ट लगाने होते हैं, वो अलग हो जाता है। लेकिन किसी भी एग्जाम में हमें PYQs को इग्नोर नहीं करना चाहिए। सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।